मैं अभिवादन करता हूं आपका। बस एक आज्ञा चाहता हूं, मैं थोड़ा कमर दर्द से पीड़ित हूं, तो मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। जिस दिन तू अच्छी कविता लिखने वालों के बीच फंसेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, यहां से पूरा काम करूंगा मैं। बहुत अच्छे भाई साहब। तो मैं आज फंस गया। बिटिया सोन रूपा ने, उर्मलेश मेरे बड़े भाई थे, मैं उनको अपने से बहुत बड़ा कवि मानता था। और उनकी बिटिया ने पहली बार मुझे कहा तो थोड़ा गले में भी गड़बड़ था। देखिए, मुझे आप सचमुच जितनी श्रेष्ठ रचना आज सुनी, मैं तो रोज़ कहीं ना कहीं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। शायद पिछले 25 या 30-50 कवि सम्मेलनों में कुल मिला के इतनी अच्छी कविता नहीं होती जितनी अच्छी कविता आज इस अकेले कवि सम्मेलन में हुई। सभी ने बहुत अच्छा, बनस साहब को, मंगल नसीम साहब को। मंगल नसीम साहब, मैं अच्छी कविता नहीं लिख पाया, उसका दोष आपके सर है। आपको गुणवीर जैसे मिले प्यारे भाई, गुणवीर बैठा है सामने, इतना श्रेष्ठ। मैं तो कई बार जब पढ़ता हूँ ना, फेसबुक खोलता हूँ तो लिखने लगा, जलन होती है मुझे कि ये दुष्ट इतना अच्छा लिखता क्यों है। बहुत श्रेष्ठ। और सभी हमारे निर्दोष भैया जी, हमारे पीके आज़ाद बैठे हैं, सबने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरा दुर्भाग्य ये है, मैं अक्सर वैसे तो बोलता नहीं कब सम्मेलनों में, आज बोल सकता हूँ सच। जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की तो मैं, मंगल जी आपसे कह रहा हूँ, मैं कविता लिखने में सिद्धि पाता उससे पहले मैं प्रसिद्धि पा गया। जब मुझे कविता लिखना सीखना चाहिए था, मैं ताली बजवाना सीख गया। उसके बाद मेरे सामने रास्ता था कि मैं कविता सीखूं कि बाजार। जी, मैंने बाजार में रहना स्वीकार कर लिया, कविता लिखने स्वीकार नहीं की, इसलिए मेरी बहुत अच्छी कविताएं नहीं होती। मुझे एक स्वीकार नहीं। क्या स्वीकारोक्ति है भाई साहब, कमाल है, कमाल। मैं अपने जीवन का सच बोल रहा हूं जी। अब देश में जो कविताओं की प्रशंसा करते हैं ना, उनको सचमुच नहीं पता होता अच्छी कविता क्या होती है। अगर वो आज यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि अच्छी कविता क्या होती है। आज वो यहाँ होते। अब मैं भी ऐसा ही छोटी सी कविता सुनाता हूँ, मन से सुन लीजिए। आज दोनों गीत वो सुना दो भाई साहब। मैं गीत ही सुना, आप मुझे आज्ञा दे, मैं दो छोटे छोटे गीत सुना दूं। भाई ये सदन एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां दे दे एक बार। हरिओम पवार जी इस रूप में भी हमें मिलेंगे। गीत ही सुनाता। मैं ये भी कह सकता हूँ, दिनेश था तो मैं गीतकारी, हाँ। पर गीतकारों को देश में पैसे नहीं मिलते थे। तो मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया जी। हर मानव के सर गोवर्धन। कृष्ण जी ने एक पर्वत उठाया, उनको व्यास जी ने गिरधरधारी लिख दिया। जैसा एक पर्वत कृष्ण जी ने उठाया होगा ना, ऐसा पर्वत तो हर आम हिंदुस्तानी अपने सर पर रखे घूम रहा है। सर पे। बेटी आप बैठ जाओ, आप हुजूर भी यहीं बैठो, वापिस आओ साहब, आपसे कह रहा हूं। देखो वो नहीं अगर मैं कवि सम्मेलन नहीं सुना रहा हूं तो इसके माने ये नहीं मैं कवि सम्मेलन सुनाना भूल गया हूं। मुझे मजबूर मत करो मैं कवि सम्मेलन सुना दूं जी। आपने अब तक कविता सुनी, मैं चाहता तो कवि सम्मेलन सुना सकता था, लेकिन मैं कविता ही सुनाना चाहता हूं। मन से सुनिए जी भाई साहब। जैसा पर्वत कृष्ण जी ने उठाया होगा, ऐसा पर्वत तो हर आम आदमी के सर पर रखा हुआ। वाह वाह वाह। किसी गरीब का अपनी बेटी की दहेज की चिंता का पहाड़ क्या उस पहाड़ से कम होगा जो कृष्ण जी ने उठाया था। गुणवीर भैया आपको समर्पित करता हूं छोटा सा। आदरणीय बैठ जाइए प्लीज, थोड़ी देर बैठ जाइए, वापिस आओ। ये पार्लियामेंट नहीं है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा। लोकतंत्र खतरे में। क्या जरूरत है कविता सुनाने की? सुनना मन से। मैं दिनेश भैया ने कहा, मेरा निवेदन, मेरा बहुत लाडला प्यारा गीतकार है दिनेश छोटा भाई। स्वागत है सर। गलती ये हुई कि इसकी शादी हो गई और मेरठ से हो गई। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ हैं, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं, आंखों में खारे सागर। ताली बजाते रहना फिर तो मैं सुना दूंगा पूरा गीत। ये है भाई साहब। आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं, इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म का प्रण घायल है, हर सीने में लाक्षाग्रह है, अधर अधर पर कोलाहल है, हर सीने में लाक्षाग्रह है।
ये तालियां मेरी कविता पे बजा रहे हो कि सहानुभूति में? क्योंकि मुझे आदत है तालियां सुनने की। इच्छाओं के हुजूर बेटा वापस आओ, वापस वापस वापस। बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा ले जाके। जी भाई साहब, प्रोफेसर त्यागी जी यहाँ बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। हम लोग दोनों मेरठ कॉलेज में पढ़े हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब भी मेरठ कॉलेज के ही पढ़े हुए छात्र हैं। मैं जब LLM कर रहा था तो वो LLB कर रहे थे। 2 साल छोटे हैं मुझसे, छोटे भाई जैसे हैं। और वो मन से सुन लीजिए, मैं 2-2 मिनट में केवल 2 गीत पढ़ना चाहता हूँ। दोबारा से सुनाना भाई साहब ये गीत। इच्छाओं के कुरुक्षेत्र में हर एक भीष्म का प्राण घायल है, हर सीने में लाक्षाग्रह है, अधर अधर पर कोलाहल है। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्र व्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं, काल चक्र के चक्र व्यूह में भैया ये रूप अलग है, अनोखा है। और बची पहचान हमारी। जी मंगल जी, आप छोटे भाई हैं लेकिन आपके चरणों में एक पंक्ति रखता हूं। ध्यान करना मैंने जिस प्रतीक का संकेत जी किया। जी जी हाँ भाई साहब। संघर्षों की समर आप शोर मत कीजिए प्लीज, मैं निवेदन करूंगा। पूछो हम कैसे हैं, काल चक्र के चक्र व्यूह में हम भी अभिमन्यु जैसे हैं। और बची पहचान हमारी, और बची पहचान हमारी, कोने फटे हुए से खत है, आंखों में खारे सागर है, मन में कई महा। हमने परंपराएं तोड़ी, हमने परंपराएं तोड़ी, यूं पूजा भौतिकीकरण को। और अगली पंक्ति सारे उन सुधी लोगों की दाद चाहती है जो कविता के सिद्ध लोग हैं। गुणबीर भाई देखना, हमने परंपराएं तोड़ी, यूं पूजा भौतिकीकरण को, जैसे गीत व्याकरण तज दे अनुप्रासों के समीकरण को, जैसे भाई साहब जिंदाबाद। जैसे गीत व्याकरण। ये हरिओम पवार किसी ने नहीं देखा आज तक। भाई एक बार भरपूर तालियां दीजिए, भले ही आप कम हैं। व्याकरण भैया कमाल है। अनुप्रासों के समीकरण को, और हमारी उम्मीदों की आकाशी गंगा आहत है, आंखों में खारे सागर है, मन में कई। अंतिम छंद पढ़ता हूं। एक कुआरा तन अपराधी। मैंने सचमुच जीवन भर विद्रोह जिया है, मैं कविता में विद्रोह जीता हूं। युधिष्ठिर का हुआ था राजतिलक, तो कुंती ने धीरे धीरे कहा अपने बड़े भ्राता श्री कर्ण को भी प्रणाम करो युधिष्ठिर, और ऐसे कहा कि कोई सुन ना ले, कोई और ना सुन ले। इस पीड़ा को सुनना। एक कुआरा तन अपराधी, रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं। और अगली पंक्ति मेरी तरफ से दिनेश भाई को समर्पित, जो बहुत श्रेष्ठ शिल्प का संचालन करता है तो कविता को जिंदा रखने की कोशिश करता है। कविता के संस्कार, लौटते हुए संस्कार मंच की कविता पर भी, मेले की और मेले की कविताओं, मेले के मंचों पर भी जो आदमी कविता के लिए संघर्ष कर रहा है उसको समर्पित करता हूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत। एक कुआरा तन अपराधी, रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं, हम भी अपने पाप छुपा कर कुंती जैसे मौन खड़े हैं, हम भी अपने पाप छुपा कर कुंती जैसे मौन खड़े हैं। खुदगर्जी का अभिनंदन है और खुददार सलाखों पर है, गांधारी माँ जैसी पट्टी अपनी सबकी आंखों पर है, गंधारी माँ ये तो वक्त करेगा निर्णय, ये तो वक्त करेगा निर्णय, कौन सही है कौन गलत है, आंखों में खारे सागर है, मन में कई 2 मिनट और दें तो मैं एक गीत और सुना। भाई साहब एक बात निवेदन करूंगा, आज आप जी भर के गीत सुनाओ, मैं दिल से बोल रहा हूं भाई साहब, क्योंकि खाना 9:30 बजे। मंगल जी से वादा करवाओ कि मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। अगर मंगल जी वादा करें तो मैं सचमुच एक अच्छा शिष्य उनका बनना। मैंने उनसे यही कहा।
क्यों? ये भी सौभाग्य की मैं बात है। आपको उतने गीत सुनाऊंगा ताकि आप कह दो हाँ मैं तुझे सिखा सकता हूं। एक छोटा सा गीत। हाँ भाई साहब, स्वागत है। 3 शर्तें। मैंने कब लिखा मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मैंने क्यों लिखा मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मैंने किसके लिए लिखा मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मुझे दिनेश मजबूर कर रहा है, मैं इसलिए सुना रहा हूं, वरना मैं नहीं सुना। सर एक बात कहना चाहता हूं पीके, बस। जमाना पूछता है किसकी खातिर गीत लिखता हूं, भला कैसे बताऊं उसकी खातिर गीत लिखता हूं। मेरे गीतों की शोहरत दूर तक पहुंची तो क्या पहुंची, पता उसको नहीं मैं जिसकी खातिर गीत लिख। बहुत बढ़िया मुक्तकता, कम ताली बजाइए आपने। हाँ ये अच्छी बात है। सुनिए बस छोटा। हाँ भाई साहब। 2 मिनट का। तुम रूठे युग बीत गए, तुम रूठे युग बीत गए, दर्द उदासी आज भी है। तुम रूठे युग बीत गए, दर्द उदासी आज भी है। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। नवीन भाई साहब ये रूप नहीं देखा होगा हरिओम जी का, ये कविता का रूप देखिए। हीरे मोती पहने मन सन। देखिए मेरा असली रूप में बताता हूं। पीड़ा जिसका साम्राज्य है, ऐसा राजमहल हूं मैं। पीड़ा जिसका साम्राज्य है, ऐसा राजमहल हूं मैं। जिसके अंदर लाश दफन है, ऐसा ताजमहल हूं मैं। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। एक घड़ी तू मैं अगले पल पल के सावन, रोज गिले शिकवे करता एक अनूठा अपनापन। बहुत अच्छे। उस अपनेपन का भूखा, उस अपनेपन का भूखा मन उपवासी आज भी है। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। सत्यम शिवम, मैंने जीवन में एक ही पंक्ति लिखी है संगार की, केवल एक पंक्ति सुनना। सत्यम शिवम सुंदरम सा आलोकित करता आंगन। सत्यम शिवम सुंदरम सा आलोकित करता आंगन। मंदिर की देहरी जैसा पावन वो तेरा दामन। सुपर्ब। उस दामन की पूजा का मन अभिलाषी आज भी है। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। अद्भुत भाई साहब। यादें रोज तोड़ती हैं उन एहसासों के दर्पण। और अगली पंक्ति भी आपको शायद अच्छी लगे। दिल में रोज चटकते हैं उन एहसासों के दर्पण। जिनकी सांसों ने बोए गीत गजल के वृंदावन। जिनकी सांसों ने बोए गीत गजल के वृंदावन। कुटी में उस वृंदावन की मन तो वासी आज भी है। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी आज भी है। यूं तो सबको दुनिया में सब कुछ कब मिल पाता है, लेकिन जो मिल जाता है फिर वो क्यों खो जाता है। इसी खोज में गौतम सा मन चाहिए मुझे इस पंक्ति पर। इसी खोज में गौतम सा मन बनवासी आज भी है। तन हीरे मोती पहने सन्यासी आज। अंतिम पढ़ता हूं। जिस ज्वाला की भेंट चढ़ी बची कोई उम्मीद नहीं, अब वो आग नहीं दिखे ऐसी कोई नींद नहीं, ऐसी कोई नींद नहीं। सपनों में भी जलने का मन अभ्यासी आज भी है। तन हीरे मोती पहने मन सन्यासी। 2 मिनट का एक और पढ़ दो साहब, आज्ञा हो तो। आज्ञा। भाई साहब हम तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे,
नक्शा मत देखो। रूपा आज। जी सच बताइए, आज अलग हटके कवि सम्मेलन सुनने को मिले हैं ना सर? ये दिल्ली के नीरज जी अच्छे बैठे हैं, हमारे जितने भी कवि लोग यहाँ बैठे हैं, सचमुच मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद स्वीकारता हूँ, मैं जब ये मैं सुनाने थोड़ा ही आया था, और मुझे जो आज पैसा मिलेगा मुझे कोई इनको सुनाने का थोड़ा ही मिलेगा, वो प्रसिद्धि का मिलेगा। सिद्धि का कब किसको पैसा मिलता है? क्या बात है, अरे भाई साहब बहुत बड़ी बात कह गए आप। मैं एक बहुत छोटी सी बात, जब मैं शुरू में प्रोफेसर होकर मुजफ्फरनगर गया था, तो वहाँ एक बहुत बड़े कवि रहते थे मुजफ्फरनगर में, धर्मवीर सबरस, हास रस के बड़े कवि थे। मैं 24 साल का था जब मैं प्रोफेसर हो गया था, तो मैं वहाँ पढ़ाने गया जब, तो उनसे किसी ने पूछा ये लड़का मेरठ से जो आता है ये क्या है? तो वो बहुत हास रस के कवि थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं, कबूतर है। भैया बीच में एक स्वर है कहीं से, अभी जंगली है, किसी दिन पालतू हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरी 40 साल की जिंदगी मेरे कबूतर को जंगली बनाए रखने की जिंदगी है। मैंने उस कबूतर को पालतू नहीं होने दिया। मैं कुछ गले के इन्फेक्शन से गुजर रहा हूं। हाँ जी। क्योंकि उर्मिलेश जी की बिटिया का फोन था, वरना मैंने 9 तारीख के बाद पूरे 10 दिन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ना गाएंगे, ना बोलेंगे, ना प्रोग्राम पढ़ेंगे, और मैंने 10 दिन का एक भी प्रोग्राम हाँ नहीं किया, इसको छोड़कर। मैं बिटिया को मना नहीं कर पाया बस, क्योंकि पहली बार मुझे बिटिया ने फोन किया था। तो छोटा सा गीत है, 2 मिनट में। हाँ दादू स्वागत है। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आंखों का जल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आंखों का जल हूँ। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। जहाँ सभी चीजें बिकती हो मैं ऐसा बाजार नहीं हूँ, जहाँ सभी चीजें बिकती हो। मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो। लोगों ने कहा नारे लिखता है, तब गाया मैंने, मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो। कुंठित व्याकरणी पैमानो, मुझको राम कथा सा पढ़िए। बहुत सहज हूँ, बहुत सरल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आंखों का जल हूँ, जिनके पैरों में छाले हैं। दूरदर्शनी मेहरबानियां जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। दूरदर्शनी मेहरबानियां जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। जुगनू विरुदावलियां गाकर साहित्यिक दिनमान हुए हैं। जुगनू विरुदावलियां गाकर साहित्यिक दिनमान हुए हैं। मैं डर कर अभिनंदन गाऊं, इससे अच्छा है मर जाऊं। मैं सागर का कर्ज चुकाने वाला आवारा बादल हूं, जिनके पैरों में छाम। मैंने पगडंडी नापी है अपने पैरों हौले हौले। मैं जिंदगी नहीं जीता तो मैं कोई भी जिंदगी जी सकता था इस देश में। जो भी जिंदगियां बहुत बहुत वैभव की जिंदगियां हैं वो सब सामने थी, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना वो सुना। मैंने पगडंडी नापी है अपने पैरों हौले हौले। और गुणबीर आपकी दाद चाहता हूं। मैंने पगडंडी नापी है अपने पैरों हौले हौले। मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले। मेरे दर से गुणवीर भाई ये कहां चरितार्थ हुआ? मेरे दर से खाली लौटे राजनीति के उड़न खटोले। राजभवन के कालीनों पर मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। राजभवन के कालीनों पर मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। मैं आंसू का ताजमहल हूँ, झोपड़ियों का राजमहल हूँ, जिनके पैरों में दोनों हाथ उठाए मैं उनकी चिन्ह। कालीन पर कमाल का शिल्प भाई साहब, वाह। अभी पालतू है, किसी दिन अभी जंगली है, किसी दिन पालतू हो जाएगा। मैंने इशारा किया है बस।
मेरा मोल लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। एक पंक्ति जीना चाहता हूं बस, ये मेरी कथनी करने का भेद मिट जाए। मैं भगवान से और कोई वरदान नहीं मांगता, कोई वरदान नहीं मांगता। मेरा भाव लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले, मेरा मोल लगाते फिरते हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले, धरती पर इतना भाई साहब है, ये आप ही कह सकते हो। इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तोले। जब से मुझको नीलकंठनी कलम विधाता ने सौंपी है, तन में चित्रकूट वृंदावन, मन में गंगा की कलकल है। जिनके प्राण जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का। भाई साहब मैं एक निवेदन करूंगा, समापन आज आप करें बोलकर। मैं निवेदन करूंगा हरिओम पवार जी से, आज के इस कवि सम्मेलन का समापन आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से करें। मेरा मन है आज, और यह कविता भी हो जाएगी और उनका उद्बोधन भी हो जाएगा। और एक विलक्षण घटना जी, नहीं निर्दोष भाई, नहीं कुछ देर के लिए आपको भी बाहर आना चाहिए। ना समझा करो। देखिए जो हाँ, हो गया, जो चीज हो गई वो अगर दिनेश की आज्ञा हो तो मैं 2 मिनट का करगिल वाला पढ़ के सुना। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। करगिल का एक गीत है, शहीदों को समर्पित है। जैसे हाँ, वो दिनेश ने बहुत चूंकि गीत है अपने, गीत ही है वो, छोटा सा है, 2 मिनट का, सुन लीजिए उसको। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया। देखिए मैं गीतकार नहीं हूं, मैं खुद मानता हूं, गीत मेरी विधा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर कोई छोटा सा होता तो है पौधा, छोटा सा, कमाल है सर। कभी कभी उगने लगता है वो, तो मेरे पे कभी कभी उगा तो मैंने गीत लिख दी। मैं केशव का, थोड़ा इसका वॉल्यूम और बढ़ सकता है क्या? थोड़ा बढ़ा लीजिए, बढ़ता हो तो। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, झुटकी चुमके झुटकी चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों के राखी जल गए हैं बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुआं महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंत, जिंदाबाद, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवटें। और ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, चाहे हमारे निर्दोष भैया बैठे हों, पी के आजाद बैठे हों, मीरा जी बैठी हों, गुणवीर भाई, मंगल जी, बनस साहब। मैं बनस साहब को भी बहुत बड़ा कवि मानता हूं, बहुत बड़ा, सचमुच में खुद उनका घोर प्रशंसक हूं। मैं अपने छोटे भाई दिनेश रघुवंशी का घोर प्रशंसक हो गया, लेकिन मैंने केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं जीवन में अपनी केवल एक पंक्ति को अच्छी बताता हूं। इसका अर्थ मंगल जी ये भी है कि मैं अभी भी एक पंक्ति का कवि हूं। मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं 2 लाइन ऐसी और लिख लूं तो मैं भी कवि होने का भ्रम पाल सकता हूं, भ्रम पाल सकता। जो गुण है मैं उसको पूजना जानता हूं। स्वागत भाई साहब, मैं उसको पूजना जानता हूं। बड़प्पन की बात नहीं है, ये स्वीकारना चाहिए। इतना ही बहुत है कि हम जाट होकर कवि हो गए। हमारा काम कोई कविता उगता था? हमारा काम तो हरियाणा के आरक्षण के आंदोलन की तरह बस जलाना था। हाँ भाई साहब, कमाल। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं,
जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में। एक पल की कल्पना करो, कोई लड़की किसी फौजी से प्यार करती है, ना लड़की के घर वालों को पता ना फौजी के घर वालों को पता, दोनों ने अभी बताया ही नहीं है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। वो लड़की उस फौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और खबर आती है कि शहीद हो गया। तब सुनना, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्ति पढ़ता हूं सैनिक के शौर्य पर। सुने भैया, थोड़ा शोर कम कर। सिपाही और वर्दी के मान सम्मान में मेरी अंतिम 6 पंक्ति। प्रणाम। गणेश का संचालन, सोन रूपा बिटिया का ये समारोह, धन्वंतरी का ये उत्सव और भारतीय संस्कार संस्कृति को समर्पित ये काव्य संध्या। हम आभारी हैं धन्वंतरी के कि उन्होंने कम से कम अपना पहला कार्यक्रम एक हिंदुस्तान के साहित्य संस्कार को संभालने का किया और शुद्ध कविताओं का एक कार्यक्रम यहां पर हुआ। मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा कि मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में भी गया था जहां मुझे खुद ये लग रहा था कि मैं क्या पढ़ूंगा। सब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। सुनिएगा अंतिम पंक्ति। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तां वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत आभार, सोन रूपा बिटिया का बहुत आभार, धन्वंतरी का बहुत आभार और दिनेश भाई ने संचालन से जिस तरह से आज के इस समारोह को साहित्यिक स्वरूप दिया, साहित्यिक मापदंड दिए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सबका बहुत